सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी के इनिशियल ईयर्स थे उसमें उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। इससे रिलेटेड एक तो गोखले जी की एडवाइस थी और खुद गांधी जी समझना चाहते थे इंडियन कंडीशंस को, प्लस अपनी जो टेक्निक थी सत्याग्रह की उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। एम आई ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो, एनी स्टूडेंट कैन टेल मी इफ आई एम ऑडिबल। ओके, थैंक यू सो मच। तो रॉलेट एक्ट हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में भी पढ़ा था। इससे रिलेटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट इस टाइम पे रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, रॉलेट बिल को इंट्रोड्यूस करती है, जो कि आगे चल के एक्ट भी बनेगा। ये क्या था इस बिल में, इस एक्ट में, जो कि सब लोग इसको अपोज कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने भी इस एक्ट के बारे में कहा था इट इज़ अ ब्लैक एक्ट। इसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर सारी नेशनल मूवमेंट के जो मेजर लीडर्स थे वो इसको अपोज कर रहे थे? हाँ बिल्कुल। हमने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान देखा था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915, जिसको लेकर आया गया था गदर मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। उस एक्ट के तहत जो अथॉरिटीज़ थी, वो पुलिस अथॉरिटीज़ टू बी स्पेसिफिक, किसी को भी अरेस्ट कर सकती हैं विदाउट वारंट, कहीं पे भी वो सर्च कर सकती हैं किसी भी प्रीमाइसिस को, और उनको बिना ट्रायल के 2 सालों तक वो प्रिजन में भी डाल सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को परमानेंट करने के लिए आया था रॉलेट एक्ट। जब ये एक्ट आया तो इंडियंस को एज अ होल लगा कि ये हमारी ग्रेव इंसल्ट है, क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिशर्स की हेल्प करी है, और अब इस एक्ट को लाके वो कहीं ना कहीं पे हमारी जो लॉयल्टी थी उसको इंसल्ट कर रहे हैं। तो गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ डिसाइड करते हैं कि मैं सत्याग्रह करूंगा। ऑन 24 फरवरी 1919 गांधी जी क्रिएट करते हैं सत्याग्रह सभा, और इस सभा में प्लेज दिया जाता है मेंबर्स के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, जिसमें ये चीज़ की प्रतिज्ञा ली जाती है कि हम इस एक्ट को पीसफुली रेजिस्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। पोस्ट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा फॉर्म करेगी, जिसमें सभी मेंबर्स को प्लेज दिलवाया गया कि वो सत्याग्रह की टेक्निक को फॉलो करते हुए प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। क्लियर? ये डिसाइड किया गया कि एक हम दिन चूज करेंगे जिस दिन को हम पूरे देश में हड़ताल करेंगे, फास्टिंग करेंगे। सो फर्स्ट दे डिसाइडेड कि हम 30 मार्च को प्रोटेस्ट करेंगे। लेटर उस डेट को चेंज कर दिया गया टू 6 अप्रैल। तो फॉर्मली रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था 6 अप्रैल 1919। क्लियर? और जब ये लॉन्च किया गया तो जगह जगह पे कुछ वायलेंस की खबरें भी आनी शुरू हुई, जैसे कि दिल्ली में कुछ वायलेंस हुई तो पुलिस ने फायर किया तो 10 लोग मारे गए। और गांधी जी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा उनको एकदम से लगा कि मैंने तो लोगों से पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए प्लेज दिलवाया था, बट ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आई विल कंटिन्यू विद दैट। ही मूव्स टू बॉम्बे से ही ट्रेवल्स टू पंजाब, कि पंजाब में जाके, दिल्ली वाले एरिया में जाके आई विल ट्राई टू एनकरेज पीपल टू फॉलो नॉन वायलेंट मीन्स, और इसको सक्सेस बनाने के लिए विल ट्राई टू डू दैट। रॉलेट सत्याग्रह में उनका जो मेजर एम था वो ये था कि सम स्टूडेंट हैज़ नॉट म्यूटेड दियर माइक, प्लीज़ चेक वंस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो उनका मेन एम ये था कि जब इस सत्याग्रह को हम परस्यू करेंगे तो हम जो प्रोहिबिटेड लिटरेचर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें हिंद स्वराज एक मेजर पब्लिकेशन थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाना था। तो लीडर्स को अरेस्ट किया गया। वो कौन 2 लीडर्स थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये कांग्रेस के लीडर्स थे जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे। 9 अप्रैल को इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, और इनके अरेस्ट के विरोध में अमृतसर में हमने वायलेंस को इरप्ट होते हुए देखा। 5 यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया गया। तो 9 अप्रैल को ही अमृतसर सिटी को आर्मी के सपुद्र कर दिया गया। 10 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। कहाँ पे? पलवल में। पलवल हरियाणा में पड़ता है। इसके ऊपर भी एक बार मैंने क्वेश्चन आया हुआ देखा है। एग्जैक्टली उस जगह का नाम पलवल था। दिल्ली के पास ही पड़ता है पलवल, ज़्यादा दूर नहीं है, बट एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्लेस इज पलवल। तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि ये जो 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनके अरेस्ट के प्रोटेस्ट के लिए एक जलियांवाला बाग में विलेजर्स इकट्ठे होते हैं बैसाखी वाले दिन को 13 अप्रैल को, और जनरल डायर उस टाइम पे कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आर ऑलरेडी इन प्लेस और किसी को भी अलाउड नहीं है
कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर किया जाता है, जिसमें ऑफिशियल फिगर थी कि 379 पीपल डाइड। ये ऐसे क्वेश्चंस कई बार एंट्री टाइप एग्जाम्स में आ जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जब इतना बड़ा इशू हो गया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी, तो गांधी जी को लगा कि अब इसके अगेंस्ट बड़े लेवल पे आवाज़ उठाने की जरूरत है। जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है उसको हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। तो 18 अप्रैल को 379 काहे में डेथ हुए थे? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में। 18 अप्रैल को गांधी जी फिर रॉलेट सत्याग्रह को विड्रॉ कर लेते हैं, और इसको विड्रॉ करने के बाद वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि लोगों को बिना सत्याग्रह के लिए ट्रेन करे बिना एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट बुलाना वाज अ हिमालयन ब्लंडर। क्लियर? अब इसके बाद हम गांधी जी को खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड करते हुए देखेंगे। इससे पहले जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी उसमें दो मेजर फेजेस रहे हैं, मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज। गांधी जी के आने के बाद एक नया फेज शुरू हो जाएगा, खासकर खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, जिसको हम बोलते हैं गांधीयन फेज या फेज ऑफ मास मोबिलाइजेशन, जिसमें जनरली दो पीरियड्स गांधी जी बात किया करते थे। उनकी स्ट्रेटेजी थी स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। स्ट्रगल वाला पीरियड, फिर ट्रूस वाला पीरियड, फिर स्ट्रगल वाला पीरियड। तो जो ट्रूस वाला पीरियड है उसमें वो कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर फोकस करते थे। तो पहले भी खिलाफत मूवमेंट होएगी, और जिस टाइम पे खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, जब वो मूवमेंट को वापस ले लिया जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर फोकस किया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव वर्क में गांधी जी लोगों को कैसे समझाते थे कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या है? रैलीज में वो जाके अपना जाके कर देते थे। ही यूज्ड टू से कि 5 फिंगर्स हैं, हमें 5 चीज़ें करनी है। क्या करनी है? स्पिनिंग को प्रमोट करना है, अनटचेबिलिटी को एंड करना है, एल्कोहल की कंजम्पशन को एंड करना है, हिंदू मुस्लिम एमिटी को बना के रखना है, और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है। तो ये गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव फेज के टाइम पे ये चीज़ें चल रही थी। तो सबसे पहले लॉन्च होती है खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस का अडॉप्ट करने से पहले खिलाफत मूवमेंट लॉन्च होती है। क्यों हुई थी खिलाफत मूवमेंट लॉन्च? बिल्कुल, जो टर्की का रूलर था उनको मुस्लिम समुदाय में खलीफा की उपाधि मिली हुई थी। खलीफा उनका रिलीजियस हेड के तौर पर था, जैसे कि हम क्रिश्चियनिटी में पोप को देख सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान टर्की ने सपोर्ट करा था जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी वाले रीजन को, जो कि इन अपोजिशन था ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए। तो ब्रिटेन ने बीच में ही कह दिया था कि अगर हम इस वॉर को जीतेंगे तो हम टर्की को डिसेंबर कर देंगे, टर्की को टुकड़े कर देंगे और खलीफा को हटा देंगे पोजीशन से। तो पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स थे वो इस चीज़ से आहत थे, और इंडिया में खासकर उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाई गई। इस मूवमेंट के लिए जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको लगा कि हमें एक पॉपुलर फेस चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो लोगों को जोड़ सकता हो, और वो इंसान बने महात्मा गांधी। तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। नवंबर 1919, और इस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का। इस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट गांधी जी को बना दिया गया, और गांधी जी ने उस टाइम पे फिर अपना प्रोग्राम को डिसाइड करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से खिलाफत कॉज के लिए हम ब्रिटिशर्स के प्रोटेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बॉयकॉट की बात करी कि हम बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटिश जॉब्स को, स्कूल्स को, हम लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करेंगे। तो ये कांग्रेस के लीडर्स, मुस्लिम लीग के लीडर्स इस चीज़ को इनफॉर्मली उस टाइम पे अटेंड कर रहे थे गांधी जी की मीटिंग्स को। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं 1 अगस्त 1920 को खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करूँगा। 1 अगस्त 1920। कांग्रेस इस टाइम पे इनिशियली गांधी जी का साथ नहीं दे रही थी। कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड था, जैसे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक, वो इस पीरियड के दौरान नहीं चाहते थे कि एक रिलीजियस इशू के तौर को बेस बना के मुस्लिम लीडर्स के साथ, मुस्लिम लीग के साथ एक मूवमेंट लॉन्च करी जाए। क्लियर? इनिशियल ये रिस्पांस था, बाद में उन्होंने अपना रिस्पांस को चेंज किया था, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको चेंज किया था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च करी, और इसी दिन उन्होंने अपना केसरे हिंद टाइटल
बोए वॉर मेडल और जुलू रिबेलियन का टाइम पे जो जुलू मेडल उनको मिला था, मेमोरियल मेडल, उन्होंने तीनों रिनाउंस किए। ये रिनाउंस उन्होंने किस कॉज के लिए किए थे? खिलाफत कॉज के लिए किए थे। जलियांवाला बाग के लिए रिनाउंस किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी जी का जो रिनाउंस किया गया था केसरी हिंद टाइटल, वो खिलाफत इशू के लिए किया गया था। नाइटहुड मिला था उनके नाम के आगे सर लगा। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने ये मूवमेंट को लॉन्च कर दिया और ये मूवमेंट स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, तो कांग्रेस को लगा कि हमें गांधी जी का साथ देना चाहिए इसके लिए। तो ये कांग्रेस एक अपना स्पेशल सेशन बुलाती है सितंबर 1920। वैसे कांग्रेस का सेशन हम जानते हैं कि दिसंबर में हुआ करता था, पर ये सितंबर में सेशन हुआ जो कि कलकत्ता में हुआ और इसको हेड कर रहे थे लाला लाजपत राय। और यहाँ पे जो गांधी जी का बॉयकॉट रेजोल्यूशन था उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट के साथ पास कर दिया जाता है और इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया जाता है कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। क्लियर? और फिर इसके बाद कांग्रेस का जो रेगुलर सेशन हुआ था 1920 में, वो था नागपुर सेशन। और इसके प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य। सी विजय राघवाचार्य। तो यहाँ पे फॉर्मली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस अपनी सपोर्ट दे देती है। क्या प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसकी सारी आउटलाइन बनाई जाती है और इसी टाइम पे महात्मा गांधी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। गांधी जी कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को इसी टाइम पे फ्रेम करेंगे 1920 में, ये दिसंबर वाले सेशन के बाद, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को रूट लेवल पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को फॉर्म किया और साथ ही साथ कांग्रेस की जो एंट्री फीस थी उसको रिड्यूस किया। क्लियर? तो इसके बाद हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। वो ओवर द टाइम अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करती जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में बॉयकॉट हुआ स्कूल्स वगैरह का, फिर लॉ कोर्ट्स को थोड़ा सा बॉयकॉट किया गया, फिर तिलक स्वराज फंड के तहत 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करे गए। ये थोड़ी डिटेल्स हम हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते हैं, हम थोड़ा गांधी जी के क्लोज रहेंगे अपने इस लेक्चर में। क्लियर? तो ये मूवमेंट जब गांधी जी ने लॉन्च करी थी तो उन्होंने कहा था स्वराज इन 1 ईयर, कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए तो हम 1 साल के अंदर अंदर आपको स्वराज लाकर दिखाऊंगा, स्वराज हमें मिल जाएगा। तो इस टाइम पे अगले साल 1921 में, तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी 1921 को ये मूवमेंट को एक तरीके से कांग्रेस का फुल सपोर्ट मिला। मूवमेंट खिलाफत कॉज के दौरान अगस्त 1920 में ही लॉन्च हो गई थी, पर कांग्रेस ने इसको फुल सपोर्ट जनवरी 1921 में देना शुरू किया। 1 साल तक ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलती रही। फिर आता है कांग्रेस का सेशन 1921 का, जो कि था अहमदाबाद में। इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था CR दास। पर CR दास जी को ऑलरेडी जेल में डाल दिया गया था, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान वाज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। और यहाँ पे क्योंकि कांग्रेस के जो मेजर लीडर्स थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो जेल में थे और गांधी जी जेल में नहीं थे, तो गांधी जी को सोल अथॉरिटी घोषित कर दिया जाता है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, जैसे भी लेंगे, कांग्रेस आपके साथ है। आपको जैसे इस मूवमेंट को इंक्रीज करना है, स्लो करना है, आप अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेंट के बेसिस पे आप उसको कर सकते हैं। क्लियर? इस टाइम पे महात्मा गांधी 1 फरवरी को, अगले साल 1922 1 फरवरी को, जो वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग, उनको एक अल्टीमेटम देते हैं कि मैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसका जो क्वांटम है वो इंक्रीज कर दूंगा, इसको और इंटेंसिफाई कर दूंगा। अब मैं इसको नो टैक्स कैंपेन में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी तक तो हम स्कूल्स को बॉयकॉट किया, हमने कॉलेजेस को बॉयकॉट किया, गवर्नमेंट जॉब्स को बॉयकॉट किया, पर टैक्स पे कर रहे थे। तो ये था नॉन कॉपरेशन। सिविल डिसोबीडियंस में इसको कन्वर्ट कर दूंगा कि मैं लॉ को ब्रेक करना शुरू कर दूंगा। टिल नाउ लॉ को ब्रेक नहीं किया जा रहा था। तो
तो 1 अगस्त को गांधी जी रीडिंग को, वाइसरॉय रीडिंग को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर आपने हमारी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया तो इसका हम इंटेंसिफिकेशन कर देंगे इस मूवमेंट की। क्लियर सर इस रिवोल्ट की थीम क्या थी बेसिकली, मुस्लिम की जैसे? नहीं, इसकी 3 बेसिक थीम्स थी। पहला तो खिलाफत इशू था, दूसरा जो पंजाब में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी उसको जस्टिस के लिए एक थीम था, क्योंकि हंटर कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने जो जनरल डायर थे उनको कहीं ना कहीं पे क्लीन चिट दे दी थी। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश लोग थे, पॉपुलेशन थी, उन्होंने एक फंड क्रिएट किया था जनरल डायर को सपोर्ट करने के लिए। तो पूरे देश में इस चीज़ के प्रति रोष था कि एक इंसान ने गलती करी है और उसको आप सजा देने की जगह उसको आप प्रोत्साहन दे रहे हो। ये दूसरी इस थीम था इस मूवमेंट का। थर्ड थीम था स्वराज। ये तो 1922 को 1 फरवरी को ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि हम 5 फरवरी को बरदोली में नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। और बरदोली हम अभी तो इसको लाइमलाइट में नहीं आते हुए देखेंगे, बाद में सरदार पटेल जी बरदोली के प्रोटेस्ट मूवमेंट से, जिनको सरदार का टाइटल मिलता है वल्लभ भाई पटेल जी को। और 5 फरवरी को बट क्या होगा, चौरी चौरा में एक इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक जगह पड़ती है जहाँ पे एक भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। वो कुछ ऐसे हुआ था कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस वाले उनको रोक रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो भीड़ ने गुस्से में आके उनको चेस किया, वो स्टेशन में जाके भाग गए तो स्टेशन को आग लगा दी गई थी जिसमें 22 लोग मर गए थे। जब ये न्यूज़ गांधी जी को मिली तो ही वॉज शॉक्ड और उनको लगा कि मैं तो सत्याग्रह कर रहा था। सत्याग्रह का मतलब क्या है, आउट ऑफ लव आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप सफरिंग को लेने में इच्छुक हो, ना कि किसी को मारने में इच्छुक हो। तो उसी टाइम पे गांधी जी डिसाइड कर लेंगे कि मैं इस मूवमेंट को अभी ख़त्म कर रहा हूँ। और 12 फरवरी को ये मूवमेंट फाइनली विड्रॉ कर ली जाती है, 12 फरवरी 1922 को। क्लियर? तो जो उस टाइम पे लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स, उन्होंने कहा इट इज़ अ नेशनल कैलेमिटी। इवन जवाहरलाल नेहरू से लेके सर सुभाष पटेल तक सभी ने अमेजमेंट अपनी एक्सप्रेस करी कि एकदम से मूवमेंट को विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, बट गांधी जी वॉज क्लियर इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? और फिर अब हम देखेंगे 10 मार्च को 1922 गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है कि आपने ये जो मूवमेंट को लॉन्च किया इसके वजह से ये नुकसान हुए। अब ये जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया 10 मार्च को, तो उनको कोर्ट में उनका सेंटेंस शुरू हुआ। कोर्ट में उस टाइम पे जज थे मिस्टर ब्रूमफील्ड। और जब गांधी जी को लाया गया ट्रायल के लिए तो जज ने उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट पे करी। जैसे एक प्रिजनर अगर लाया जा रहा है तो जज के लिए वो प्रिजनर होगा, बट फॉर दिस जज गांधी जी वॉज अ सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस, अ सिंबल ऑफ ट्रुथ। तो जैसे गांधी जी एंटर करते हैं कोर्ट रूम में, जज खड़ा हो जाएगा अपनी सीट पे, और जब तक गांधी जी अपने कटघरे में नहीं, जब तक चले जाते तब तक ही विल स्टैंड। ये इस चीज़ का काफ़ी मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि ही वॉज गिवन दिस मच रिस्पेक्ट। तो अब यहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद 6 सालों की सज़ा सुना दी जाएगी, बट बाद में हम देखेंगे कि 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया जाएगा ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। क्लियर? अब गांधी जी जब जेल में चले गए, मूवमेंट विड्रॉ हो गई, तो कांग्रेस 2 खेमों में बट जाती है। एक खेमा था प्रो चेंजेस का, दूसरा था नो चेंजेस का। प्रो चेंजेस चाहते थे कि हम जो इलेक्शंस होंगे उनमें पार्टिसिपेट करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत कुछ इलेक्शंस होने वाले थे उस टाइम पे। दीज पीपल वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस एंड नो चेंजेस वांटेड टू कंटिन्यू विद द कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो गांधी जी ने 5 उंगलियां से दिखाया था। स्पिनिंग, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, हिंदू मुस्लिम एमिटी को प्रमोट करना, वुमेन जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, एल्कोहल की कंजम्पशन नहीं करनी। तो नो चेंजेस वांटेड कि हम उसी चीज़ के ऊपर काम करें। तो कांग्रेस 2 गुटों में बंट रही थी, बट 1907 में हमने कांग्रेस का स्प्लिट देखा था, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो स्प्लिट की वजह से कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ था। ऐसी चीज़ ना आए तो एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लड़ सकते हैं, पर उनको कांग्रेस से निकाला नहीं जाएगा। तो जो इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने पार्टी अपनी बनाई जिसका नाम था स्वराजिस्ट पार्टी।
सो स्वराजिस्ट पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी था इसका एग्जैक्ट नेम, जिसके प्रेसिडेंट थे CR दास और जिसके सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर। तो जब ये लोगों ने काउंसिल में एंटर किया तो ये देखा गया कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने काम को कंडक्ट किया है। जिस चीज़ को लेकर ये गए थे कि हम काउंसिल्स को काम नहीं करने देंगे, हम काउंसिल्स के अंदर जाके नॉन कॉपरेशन को प्रैक्टिस करेंगे, सो दे वर क्वाइट सक्सेसफुल। तो कांग्रेस को भी लग रहा था कि इस टाइम पे जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ लाने की कोशिश करी गई। क्लियर? तो गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था 5 फरवरी 1924। 1924 का जो कांग्रेस सेशन था वो गांधी जी उसको प्रिसाइड करते हैं। दैट वाज द ओनली सेशन कांग्रेस का जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, दैट वाज बेलगाम सेशन। तो गांधी जी इसके प्रेसिडेंट थे, जिसमें इस चीज को एंडोर्स कर लिया गया कि जो स्वराजिस्ट्स हैं वो कांग्रेस के सिंबल के ऊपर लड़ सकते हैं, वो कांग्रेस के एक पार्लियामेंट्री विंग के तौर पे काम करेंगे। क्लियर? बट ओवर द टाइम हम ये देखेंगे कि स्वराजिस्ट में डिक्लाइन आना शुरू हो गया। उनमें एक और ग्रुप इमर्ज हो गया जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिविस्ट्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ोगे तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद का जो थोड़ा सा इनिशियल टाइम पीरियड था उसमें स्वराजिस्ट ने अच्छा काम किया, बट लेटर ऑन उनका जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया। तो अब टाइम है 1927 का, और 1927 में आता है साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन आया तो इंडियंस ने उसको यूनैनिमसली अपोज किया, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे गोरे मेंबर थे। इसको प्रोटेस्ट किया गया कि हम इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आने में भागीदारी हमारी होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। तो इसमें इंडियंस डिसाइड करें बैठ के कि किस तरीके से हम रिफॉर्म्स को लेकर आए। क्लियर? तो जब इसको अपोज किया गया तो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड ब्रिकनहेड। लॉर्ड ब्रिकनहेड इंडियंस को चैलेंज करते हैं कि आप लोग चाहते हो कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में, बट आप लोग खुद किसी भी चीज़ पर मिलके एग्री नहीं कर पाओगे। कांग्रेस कुछ और बोलेगी, मुस्लिम लीग कुछ और बोलेगी, हिंदू महासभा कुछ और चीज़ बोल रही है, डिप्रेस्ड क्लासेस की कोई बात नहीं कर रहा। तो आप लोगों में खुद में तो कंसेंसस है नहीं कि आप लोग हमसे डिमांड करो, आप लोग इस चीज़ के कैपेबल नहीं हो। तो कांग्रेस के लीडर्स और बाकी जो मेजर लीडर्स थे सबने इसको एज ए चैलेंज लिया। तो एक मोतीलाल नेहरू कमेटी को फॉर्म किया गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को बुला के, और मोतीलाल नेहरू कमेटी ने एक अपनी रिपोर्ट पेश करी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट था, और ये रिपोर्ट जो थी उसको प्रेजेंट किया जाता है इन अगस्त 1928। अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसमें एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा कि अगले जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे वो किस टाइप के होने चाहिए। इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी, इंडिया ने ब्रिटिशर्स के सबसर्विएंट ही रहना था, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी थी। क्लियर? अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट। और ब्रिटिशर्स को एक टाइमलाइन दी गई कि अगर आपने इस रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक एग्री नहीं किया, अगर आपने इसको अडॉप्ट नहीं किया, तो हम अपना जो गोल है यहाँ पे, तो हम आपसे डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं। अगर आपने इसको हमें नहीं प्रोवाइड किया, तो हम इस टाइम तक नहीं किया, तो हमारा जो गोल होगा वो होगा पूर्ण स्वराज। और इसको अडॉप्ट करने के लिए हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। क्लियर? तो क्या ब्रिटिशर्स ने इसको अडॉप्ट किया, नेहरू रिपोर्ट को एग्री किया? नहीं किया। तो जो कांग्रेस का नेक्स्ट ईयर का सेशन था, जो कि लाहौर में हो रहा था 1929 का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। तो जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का ऑफिशियल गोल डिक्लेयर करेंगे कि अब हमारा गोल स्वराज नहीं है सिर्फ, क्योंकि स्वराज की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थी, अब हमारा गोल है पूर्ण स्वराज। क्लियर? और 26 जनवरी 1930 डिसाइड किया गया कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है। और 26 जनवरी 1930 को देश में अलग अलग जगह पे झंडा फहराया गया,
इस चीज़ के प्लेजेस लिए गए कि अब आज से हम आज़ाद हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये चीज़ चल रही थी। अब बात थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की, क्योंकि कांग्रेस ने उनको अल्टीमेटम दिया था 1 साल का। तो गांधी जी को फिर भी लगा कि एक बार फिर भी वाइस रॉय से बात करनी चाहिए। तो गांधी जी प्रेजेंट्स हिज 11 पॉइंट्स 30 जनवरी 1930। 26 जनवरी को हमने हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे मना लिया था, और 30 जनवरी 1930 को गांधी जी 31 जनवरी 30 जनवरी गांधी जी 11 पॉइंट्स प्रेजेंट करेंगे कि अगर इन 11 पॉइंट्स को मान लिया गया तो हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। उन 11 पॉइंट्स में इस टाइप की बात करी गई थी कि लैंड रेवेन्यू को आधा कर दिया जाएगा, मिलिट्री और सिविल सर्विसेज का जो एक्सपेंडिचर है उसको भी हम हाफ कर देंगे, जो हाईएस्ट ग्रेड सिविल सर्वेंट्स की सैलरीज हैं उनको भी बाय हाफ कर दिया जाए, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनके ऊपर वायलेंस का आरोप नहीं है उनको भी रिलीज़ कर दिया जाए, एल्कोहल की टोटल प्रोहिबिशन हो, सीआईडी में रिफॉर्म्स लेकर आए जाएं, आर्म्स एक्ट को चेंज किया जाए जिससे कि इंडियंस को भी अलाउ किया जाए आर्म्स को कैरी करने के लिए, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को में चेंजेस लेकर आए जाए जिससे कि वो सस्ता हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पे पोस्टल स्टैम्प को भेजना, रुपी को डेप्रिशिएट किया जाए ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाए, और इंडियन टेक्सटाइल्स और पोस्टल शिपिंग को प्रमोट किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये 11 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक बार जल्दी से बता दिया। आपके हम मटेरियल में हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे ये वाले 11 पॉइंट्स क्या थे। क्लियर? तो हमने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया, और 5 दिन बाद आप क्या मांग रहे हो? हमने पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया, आप एक तरीके से डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हो, जो आपने सारी चीज़ें बोली है कि क्या आपका इंडिपेंडेंस और मेरे इंडिपेंडेंस में फ़र्क है? तो गांधी जी रिप्लाई करते हैं उस टाइम पे कि ऑन बेंडेड नीज आई आस्क्ड फॉर ब्रेड एंड रिसीव्ड स्टोन इंस्टेड। मैंने ब्रिटिशर्स के सामने अपनी नीज पर जाके उनसे सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा मांगा और उन्होंने मुझे पत्थर से मारा। ये जो ब्रिटिश सरकार है ये सिर्फ फोर्स की भाषा को ही समझती है। तो गांधी जी उस टाइम पे डिसाइड करेंगे दांडी मार्च को लॉन्च करना। क्लियर? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपना हिस्टोरिक दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं फ्रॉम साबरमती आश्रम। जिसमें वो अपने 78 फॉलोअर्स के साथ ही विल गो टू दांडी फ्रॉम साबरमती, ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 375 किलोमीटर्स। ऑन 6 अप्रैल ही रीचेस दांडी, और वहाँ पे वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। एंड इट इज़ अ लॉन्च ऑफ ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसमें आप कानून को तोड़ रहे हो। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन में कानून को नहीं तोड़ा जा रहा, बस कॉपरेट नहीं कर रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस में कानून तोड़ने की बात करेंगे। क्लियर? तो अब हम जगह जगह पे कानून तोड़ते हुए देखेंगे। ये यूपीएससी में 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के 2 इंसिडेंट्स हैं, तो आई विल टेल यू दोज एज वेल, चाहे वो डायरेक्टली गांधी जी से रिलेटेड नहीं है। तमिलनाडु में सी राजागोपालाचारी ने सॉल्ट मार्च को लीड किया था। तमिलनाडु में सी राजागोपालाचारी जी ने सॉल्ट मार्च को लीड किया था, और मालाबर में के कलप्पन ने सॉल्ट मार्च को लीड किया था। ये इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है। अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रांगली सप्रेस किया। सारे जो मेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। मालाबर में के कलप्पन, आई विल राइट इट। इन मालाबार रीजन, और तमिलनाडु में किया था सी राजागोपालाचारी जी ने। ये इन्होंने मार्च किया था फ्रॉम कैलीकट टू पयानूर। और सी राजागोपालाचारी जी ने डन, हाँ बिल्कुल लिख लिया। और सी राजागोपालाचारी जी ने किया था तमिलनाडु में
मार्च किया था, जैसे गांधी जी ने मार्च किया था साबरमती से दांडी तक, और सी राजगोपालाचारी जी ने किया था होली टू वेदारण्यम। क्लियर? तो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट का रिप्रेशन था वो काफ़ी स्ट्रांग था। गवर्नमेंट ने सारे मेजर लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। सारे मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था उस टाइम पे। अब इस टाइम पे बैकड्रॉप, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन गई थी, और लेबर पार्टी के उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था? मैकडोनल्ड। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे भी ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली पहले इंडिया में आए थे साइमन कमीशन के साथ, जब इनको हमने बोला था गो बैक साइमन, गो बैक क्लेमेंट एटली, तो लेटर ऑन वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आएंगे। तो यहाँ पे भी लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर आए थे मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक थे इंडियन कॉज के साथ। लेबर जो जब भी फॉर्म होती थी गवर्नमेंट वहाँ पे, दे वर जनरली सिंपैथेटिक टू इंडियन कॉज, एंड ही विल ट्राई कि कहीं ना कहीं पे इंडियंस को हम एसोसिएट करें अगले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में। तो लॉर्ड इरविन उस टाइम पे हमारे वाइस रॉय थे। लॉर्ड इरविन को पहले बुलाया जाएगा ब्रिटेन में कंसल्टेशन करने के लिए। लॉर्ड इरविन इंडिया वापस आएंगे एंड दे विल आस्क गांधी जी कि आप पार्टिसिपेट कीजिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्लियर? गांधी जी को मिलने के लिए नेहरू फादर एंड सन दोनों को ड्यू को भेजा जाएगा कि यरवदा जेल में आप गांधी जी को कन्विंस कीजिए कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ करके आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, कि ताकि टॉक्स का माहौल बनाया जाए। इस टाइम पे गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में दो लीडर्स नेगोशिएट कर रहे होते हैं, आर्बिट्रेट कर रहे होते हैं, इन दोनों की बात एक दूसरे तक लेके जा रहे होते हैं। वो कौन से दो लीडर्स थे? तेजपाल सप्रू एंड एम.आर. जयकर। गुड। तो टी.बी. सप्रू एंड एम.आर. जयकर इस टाइम पे एफर्ट्स करते हैं गांधी जी और इरविन के बीच में टॉक्स को स्टार्ट करवाने की, और ये टॉक्स होती हैं दिल्ली में होंगी, जिसको हम बोलते हैं आगे चल के दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट। हम कई चीज़ें अभी आगे चल के आज शिमला कनेक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें कई चीज़ें गांधी जी ने शिमला में नेगोशिएट करी। ये दिल्ली में हुआ था तो इसको दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। जिस दिल्ली पैक्ट में कांग्रेस ने एग्री किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे, हम नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और हम ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट नहीं करेंगे। और इरविन ने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनके अगेंस्ट वायलेंस का चार्ज नहीं है उनको रिहा कर दिया जाएगा, मतलब कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को रिहा नहीं किया जाएगा, जिसके लिए गांधी जी को आगे चल के हम काफ़ी देखेंगे प्रोटेस्ट भी किया गया उनके अगेंस्ट। तो कुछ चीज़ें लॉर्ड इरविन ने गवर्नमेंट की तरफ से एग्री करी कि उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। ये भी जो चीज़ें उन्होंने एग्री करी थी आपको हम हैंडआउट्स में प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी इसलिए क्लास में। तो इस तरीके से गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसको हम दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, और ये हुआ था हमारा 5 मार्च 1931। अभी गांधी जी ने किया था, ये कांग्रेस का डिसीजन नहीं था। कांग्रेस ने अब इसको एंडोर्स किया बाय कॉलिंग अ स्पेशल सेशन। वो स्पेशल सेशन था कराची स्पेशल सेशन। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी। और इसमें जो दिल्ली पैक्ट था उसको रेटिफाई कर दिया जाता है, और गांधी जी को एज अ सोल अथॉरिटी अपॉइंट कर लिया जाएगा कि आप कांग्रेस की तरफ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। पहली में भी नहीं किया, थर्ड में भी नहीं किया, सिर्फ सेकंड में किया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसकी क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट अकर्ड बिटवीन 1 सितंबर
1931 टू 1 दिसंबर 1931। क्लियर? जिसमें गांधी जी वॉज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ हमने बी आर अम्बेडकर जी को भी पार्टिसिपेट करते हुए देखा था। अब इसमें कहीं ना कहीं पे डेडलॉक आ रहा था, क्योंकि गांधी जी सिर्फ वही सजेस्ट कर रहे थे जो नेहरू रिपोर्ट में डिसाइड किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना सजेस्ट कर रहे थे अपने 14 पॉइंट्स, वो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे उनको 14 पॉइंट्स क्या थे मोहम्मद अली जिन्ना जी के। और बी आर अम्बेडकर जी डिप्रेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए बात कर रहे थे, तो कहीं पे सहमति नहीं बन रही थी, तो टॉक्स ऑलमोस्ट फेलियर की तरफ जा रही थी। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि अगर इंडियन लीडर्स आपस में एग्री नहीं करते, कंसेंसस नहीं बनाते, तो मैं यूनिलैटरली डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रदान कर दूंगा। क्या होते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स? देखो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। रिजर्वेशन तो आज भी चल रहा है, लोकसभा इलेक्शंस में आज भी रिजर्वेशन को फॉलो किया जाता है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आज भी रिजर्वेशन को फॉलो किया जाता है। जिसमें जैसे कि हिमाचल में कितनी असेंबली सीट्स हैं? 67। तो 68 सीट्स, पंजाब में 117 हैं, हिमाचल में 68 असेंबली सीट्स हैं, जिसमें से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है फॉर ट्राइबल कम्युनिटी, फॉर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। क्लियर? लेट सपोज 10% सीट्स को हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं, और हम ये बोल देते हैं 7 सीट्स को हम रिजर्व कर रहे हैं। इन 7 सीटों को पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स ही खड़े होंगे और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स ही खड़े होंगे, पर वोट तो सारे डालेंगे। ये तो नहीं है ना कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही वोट डालेंगे या सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग ही वोट डालेंगे। क्लियर? इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के हो सकते हैं। एक सेकंड कॉन्सेप्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। सेपरेट इलेक्टोरेट्स में एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स को डिसाइड कर दिया जाएगा, जैसे कि इस जो आगे चल के हमें उनका अवार्ड देखेंगे, कम्युनल अवार्ड, जिसमें 71 सीट्स इंडिया में डिसाइड करी गई थी, जिसके ऊपर सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग ही खड़े हो सकते हैं। बट एक चीज इसमें और है इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स भी शेड्यूल कास्ट और डिप्रेस्ड क्लासेस के होंगे, प्लस वोटर्स भी सिर्फ शेड्यूल कास्ट और डिप्रेस्ड क्लासेस के होंगे। तो चुनने वाले और जिसको चुना जाएगा वो दोनों का शेड्यूल कास्ट का होना जरूरी है। क्लियर? जैसे इससे पहले हमने 1909 के एक्ट में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स आते हुए देखे थे। उसमें क्या हो रहा था, कुछ सीट्स हैं जो जिसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े होंगे और वहाँ पे रहने वाले सिर्फ मुस्लिम ही उनके लिए वोट डाल सकते हैं। तो जो अब इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी है, उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ मुस्लिम्स की ही वोट चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से कट्टरता या ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट्स हैं वो उनको ज़्यादा प्रमोशन मिलती थी। क्लियर? तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हमारे रैमसे मैकडोनल्ड थे वो बोल रहे हैं कि अगर इंडियन कंसेंसस नहीं क्रिएट करेंगे तो मैं अनाउंस कर दूँगा। क्लियर? आगे चल के देखेंगे कि वो अनाउंस करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जो टॉक्स थी वो फेल हो गई, गांधी जी वापस आते हैं इंडिया में। गांधी जी कम्स बैक ऑन 26 जनवरी 1931 और कहीं ना कहीं पे मन बना लिया था उन्होंने कि मैं फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम करूँगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जानती थी। इस टाइम तक जो हमारे वाइस रॉय थे वो भी चेंज हो गए थे, पहले थे लॉर्ड इरविन, अब वाइस रॉय आगे थे लॉर्ड वेलिंगटन। वेलिंगटन को मिलने के लिए गांधी कई बार लंदन शिमला गए। विल ट्राई टू कवर शिमला कनेक्शन टुडे इटसेल्फ, अदरवाइज हम कल की क्लास के स्टार्टिंग में उसको कवर करेंगे। सर 1931 और 1932? 1931 26 जनवरी 1931 को गांधी जी वापस आते हैं और वो कहीं ना कहीं पे मन बना चुके थे कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम करूँगा। सर वापस लंदन से आते हैं? हाँ जी, लंदन से वापस आएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद। सर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 दिसंबर 1931 तक थी, 1 सितंबर 1931 से
हाँ जी, तो 1 दिसंबर 1931 को वो कंप्लीट हुई थी और 26 दिसंबर 1931 को वो वापस आ जाते हैं। मैंने जनवरी लिख दिया, सॉरी, दिसंबर, इट इज़ दिसंबर, इट इज़ नॉट जनवरी। 26 दिसंबर 1931 को वो वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं फिर से इसको रिज्यूम करूँगा। गवर्नमेंट वॉज इन अ मूड कि जैसे ही मूवमेंट लॉन्च होगी हम उसको उसी टाइम पे क्रश कर देंगे। तो गांधी जी इसको मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले वांटेड अ मीटिंग विद वाइसरॉय, और वाइसरॉय उस मीटिंग को करने से मना कर देगा और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्लियर? तो हम ये देखेंगे कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो स्टार्ट हो गई थी गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद से, बट उसने अपना वो रिस्पॉन्स नहीं दिखाया जो कि फर्स्ट फेज में था। लोगों की पार्टिसिपेशन भी कम थी, लीडर्स भी सारे जेल में ऑलरेडी डाले जा चुके थे। तो गांधी जी इस मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे अभी। 8 मई 1933 को गांधी जी को रिलीज किया जाता है और उस टाइम पे उन्होंने मई में ही इस मूवमेंट को टेम्परेरीली विड्रॉ कर लिया और इसको ऑफिशियली विड्रॉ किया था 1934 में अप्रैल। जैसे उनको रिलीज किया गया उन्होंने टेम्परेरीली इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया और ऑफिशियली इस मूवमेंट को अप्रैल 1934 में विड्रॉ कर लिया जाता है। तो ये थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? अब इसी टाइम पे जब गांधी जी को रिहा कर दिया है तो अगस्त में 16 अगस्त 1932 को, मैं ये जनरली इतनी डेट्स नहीं बताता हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास में, बट एनटी का एग्जाम है इसलिए मुझे डेट्स के ऊपर फोकस करना पड़ रहा है। हिस्ट्री इज एक्चुअली नॉट अबाउट डेट्स। इन एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, सो वी हैव नो अदर ऑप्शन, बट हिस्ट्री इज अबाउट सॉरी नॉट फैक्ट्स। हिस्ट्री इज हाँ जी, हिस्ट्री इज अ जर्नी ऑफ एवोल्यूशन। कैसे एक सोसाइटी इवॉल्व कर रही है टाइम से। जो आज हम हैं वो हमारे कल का परिणाम है। जो आज हम एफर्ट्स करेंगे वो हमारे कल को डिसाइड करेगा। तो हिस्ट्री उस जर्नी को समझने की एक कोशिश है, उसको समझने का एक प्रयास है, जिसमें हमारे थॉट्स क्या रहे, कैसे देश ने अपने थॉट्स को चेंज किया, उसके ऊपर एक्चुअल फोकस होता है। बट इन पेपर्स में हमें डेट्स को याद करना पड़ता है। तो 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस कर दिया, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रदान किए गए। क्लियर? गांधी जी ने इस चीज़ को वेहेमेंटली अपोज किया। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर प्रदान किए जाते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस को तो कभी भी अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी। क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था? बिल्कुल। रिजर्वेशन लॉन्च करी गई आफ्टर इंडिपेंडेंस। रिजर्वेशन को लॉन्च करने का जो पर्पस था, कहीं ना कहीं पे आज हम उसको डिफीट होता हुआ देख रहे हैं। रिजर्वेशन नो डाउट इज स्टिल द नीड फॉर द कंट्री, बट जिस तरीके से रिजर्वेशन को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से ये हो रहा है कि पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में जो एफ्लुएंट लोग हैं उसका ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, जिनको रियल नीड है वो नहीं मिल पा रही है। तो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाते तो शायद वो भी पॉलिटिसाइज हो जाता। तो गांधी जी ने वेहेमेंटली इसको अपोज किया और वो यरवदा जेल में इसके अगेंस्ट आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। 20 सितंबर 1932 को वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठ जाएंगे कि जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट्स को विड्रॉ नहीं करते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल कंटिन्यू फास्टिंग। तो उस टाइम पे B.R. अम्बेडकर, MC राजा, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी के बीच में डिस्कशन शुरू होती हैं। MC राजा एक और इम्पॉर्टेंट लीडर थे डिप्रेस्ड क्लासेस के आफ्टर B.R. अम्बेडकर जी, और मदन मोहन मालवीय हम जानते हैं कि हिंदू महासभा से कनेक्टेड थे। तो ये इनके बीच में 26 सितंबर को एक पैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। जिसमें इस चीज़ को लेके एग्री कर लिया जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हम विड्रॉ कर लेंगे और इसकी जगह पे रिजर्वेशन को प्रमोट किया जाएगा। डिप्रेस्ड क्लासेस की जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो 71 से 147 कर दी जाती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स अब 71 सीट्स के लिए दे रहे थे, अब हमें वो नहीं चाहिए, उसकी इन द ल्यू ऑफ दैट विल गो फॉर रिजर्वेशन ऑफ 147 सीट्स।
क्लियर? तो गांधी जी 26 सितंबर को अपना फास्ट भी ब्रेक कर देंगे। सो दिस वाज अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पूना पैक्ट। जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं गांधी जी का थोड़ा सा शिमला कनेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर हम कई बार क्वेश्चन आते हुए देखते हैं हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में। HAS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, MT के लिए तो है ही है। इन ऑल गांधी जी 11 बार शिमला विजिट करेंगे 1921 से लेकर 1946 तक। पहली बार वो शिमला विजिट करते हैं 12 मई 1921 को। इस टाइम पे गांधी जी शिमला आते हैं मदन मोहन मालवीय जी और लाला लाजपत राय जी के साथ। किन से मिलने के लिए? लॉर्ड रीडिंग से मिलने के लिए। इस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी और उसी से रिलेटेड टॉक्स करने के लिए गांधी जी शिमला आते हैं। और यहाँ पे गांधी जी ईदगाह मैदान में स्पीच देंगे। वाई ईदगाह मैदान? क्योंकि खिलाफत मूवमेंट भी तो चल रही थी। इस टाइम पे देश में हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी वो अपने पीक पे थी। तो गांधी जी शिमला के ईदगाह मैदान से संबोधन देंगे शिमला के लोगों को। और वो यहाँ पे शिमला में शांति कुटीर में स्टे करते हैं। शांति कुटीर कहाँ पड़ती है? शिमला के पास एक एरिया है चक्कर। चक्कर अगर आप लोग शिमला से हैं तो आप लोग इसको बड़े अच्छे से जानते होंगे। कि जो थोड़े दूर रहते हैं बच्चे उनके लिए मैं बता सकता हूँ कि चक्कर शिमला से 10 किलोमीटर थोड़ा सा पहले आ जाता है। तारा देवी के पास पड़ता है चक्कर एक विलेज है। हाँ, तारा देवी से ऊपर है। तो वहाँ के शांति कुटीर में गांधी जी रुके थे। और इस टाइम पे गांधी जी ने कालका शिमला हाईवे, कालका शिमला जो टॉय ट्रेन थी उसमें भी सफ़र किया था। ये पहली बार थे जब गांधी जी शिमला आते हैं। फिर 1931 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी शांति कुटीर में ही स्टेट। क्लियर? 1931 के पीरियड में गांधी जी 3 बार शिमला विजिट करेंगे। पहली बार गांधी जी शिमला आते हैं 13 मई 1931 को। और यहाँ पे ये मिलने आ रहे थे होम सेक्रेटरी एमरसन को। उस टाइम पे जो होम सेक्रेटरी थे जिनका नाम था H.W. एमरसन। He came to meet होम सेक्रेटरी। और जहाँ भी इनकी मीटिंग हुई उस जगह को बोलते थे एवा लॉज। और करंटली जो एवा लॉज है वो XPU के पोजेशन में है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने उसको पोजेस कर लिया है। क्लियर? यहाँ पे गांधी जी एक बंगलो में रह रहे हैं जब ईवली विजिट इनकी हो रही है। ही स्टेड इन अ बंगलो, सॉरी गुड, फिगरू। ही स्टेड इन द बंगलो कॉल्ड फिगरू। और ये बंगलो एक उनके एसोसिएट का नाम था जिनका नाम था मोहनलाल। वेरी गुड, लाला मोहनलाल। और ये जाखू वाले एरिया में पड़ता है। लाला मोहनलाल जी का ये बंगला था फिगरू। एवर लॉज में मीटिंग प्लेस थी जहाँ पे वो होम सेक्रेटरी को मिले थे। एवर लॉज को भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने अपने पोजेशन में ले लिया है। और 14-15 मई को गांधी जी ने आर्य समाज मंदिर और ईदगाह के मैदान से संबोधन किया था। 14-15 मई को गांधी जी ने आर्य समाज मंदिर और ईदगाह के मैदान से फिर से संबोधन किया था। इस टाइम पे गांधी जी लॉर्ड वेलिंगटन को भी मिलेंगे जाके। क्लियर? फिर ये था पहली विजिट मई के महीने में 1931 में। फिर गांधी जी शिमला आते हैं मॉनसून के टाइम पे 13 जुलाई 1931। ही अगेन विजिट्स शिमला। और यहाँ पे ये वाइसरॉय वेलिंगटन को मिल रहे हैं। हमने पढ़ा था ना 4 मई को इनको अरेस्ट कर लिया था 1931 में। और उसके बाद 1930 में इनको अरेस्ट किया था, बाद में इनको रिलीज कर दिया गया था। तो 13 जुलाई को तेरह जुलाई 1931 को गांधी जी फिर से शिमला जा रहे हैं लॉर्ड वेलिंगटन को मिलने के लिए वाइसरॉय लॉज में। तो ये जो वाइसरॉय लॉज जिसमें वो मिले थे वो आज क्या है?
वो वाइसरॉय लॉज को कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। वाइसरॉय लॉज हैज बीन कन्वर्टेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज। और यहाँ पे ये फिर फिगरूफ बंगले में ही ठहर रहे थे गांधी जी। फिगरूफ जो बंगलो था वो आज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको कन्वर्ट नहीं किया गया। ज़्यादातर इन टोटल गांधी जी के अगर हम विजिट्स को काउंट करें कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने शिमला में विजिट किया, तो टोटल 327 ऐसी जगहें मिलती हैं जहाँ पे गांधी जी का डायरेक्ट कनेक्शन था शिमला के साथ, जिसको हेरिटेज साइट्स को घोषित करने की एक कोशिश भी चल रही है कि उनको जितनी भी उन प्लेसेस को हम हेरिटेज साइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी शुड ट्राई टू डू दैट। तो अगेन गांधी जी यहाँ पे फिगरूफ बंगले में ही रुक रहे हैं। थर्ड विजिट गांधी जी की हो रही है 1931 में ऑन 25 अगस्त 1931 to 27 अगस्त 1931। इस विजिट में गांधी जी केम अलॉन्ग विद वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, M.A. अंसारी एंड अनदर पर्सन प्रभाशंकर पटानी। प्रभाशंकर पटानी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड M.A. अंसारी। क्लियर? और यहाँ पे गांधी जी रुकते हैं इन कार्टन ग्रूव, और कार्टन ग्रूव में थोड़े टाइम बाद आग लग जाएगी, वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। कार्टन ग्रूव विधानसभा के पास ही कोई बिल्डिंग है। ठीक? इसके बाद हम गांधी जी को फिर शिमला में आते हुए देखेंगे 1939 में। So on 4th September 1939 गांधी जी अगेन कम्स टू शिमला, एंड इस टाइम पे गांधी जी रुक रहे थे राजकुमारी अमृत कौर जी के बंगलों में। उस बंगलों का नाम था मनोर विला। मनोर विला। और आज जो मनोर विला है उसको चेंज कर दिया गया है इनटू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो दिल्ली है, एम्स दिल्ली है, उसकी प्रॉपर्टी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, इट इज करंटली द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, मनोर विला। क्लियर? देन अगेन गांधी जी कम्स टू शिमला ऑन 27 September 1940। और इस टाइम पे गांधी जी जो राजकुमारी अमृत कौर हैं उनके एल्डर ब्रदर को मिलने जाते हैं, जिनका नाम था रघुबीर सिंह, राजा रघुबीर सिंह। इनको मिलने नहीं जाते, इनके घर पे रुकेंगे। मिलने तो वो ऑगस्ट ऑफर को डिस्कस करने के लिए गए थे, राजा रघुबीर सिंह, और इनके बंगलों में रुकेंगे। और इनके बंगलों का नाम था एनीबडी? चैडविक हाउस, चैडविक बंगलो। और ये जो चैडविक बंगलो था ये पंजाब के महाराजा ऑफ कपूरथला का बंगलो था, और आज यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का एक सेल फंक्शन करता है यहाँ से, इस बंगलो से। क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट जगहें हैं जो गांधी जी से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा टोटल 327 ऐसी प्लेसेस हैं जो कि गांधी जी से रिलेटेड हैं। हम इतने तक ही हमारी नॉलेज को सीमित रखेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? बाकी का हम कल डिस्कस करते हैं क्लास में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारी कंप्लीट होगी तो विल रिज्यूम फ्रॉम टुमारो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।